नमस्कार दोस्तों, बिहार हिस्ट्री सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के विषय में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि किस तरह से गुप्त साम्राज्य भारत में शासन किया, अलग अलग गुप्त शासक के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुआ, कौन कौन अलग अलग गुप्त शासक हुए और उनके शासन के समय अवधि के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उन सब चीजों को हमने देखा था। देखिए, कोई भी साम्राज्य है या कोई भी जो राजा होता है, उनकी शक्ति का पता तो हमें एक चीज से चलता है कि उन्होंने किस तरह से शासन किया। अपने पूरे शासन काल के दौरान अपने राज्य में किस तरह से स्थिरता को बनाए रखा, किस तरह से उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति का उपयोग करके अपने राज्य के बाउंड्री को सुरक्षित रखा। न केवल बाउंड्री को सुरक्षित रखा बल्कि अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। और जब हम गुप्त साम्राज्य के विषय में पढ़ते हैं तो हमने देखा था कि गुप्त साम्राज्य भारत के बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था। समुद्रगुप्त ऐसे राजा थे जिन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार किया था और उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में कई सारे अभिलेखों से पता चलता है। उन्हीं में से जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसको हरिसेन ने लिखा था, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने दक्षिणापथ और उत्तरापथ के कई राजाओं को हराया और उन राजाओं को हरा करके इन सभी क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये तो उन राजाओं की कहानी है, पर उन कहानी को, उन साम्राज्य को बनाने के लिए जो आर्थिक व्यवस्था चाहिए, जो सैनिक व्यवस्था चाहिए, वो कैसा था, इन सब चीजों को हम समझेंगे। और किसी भी साम्राज्य के दौरान न केवल हम उन राजाओं को पढ़ते हैं, उन राजाओं के द्वारा किए गए कामों को पढ़ते हैं, बल्कि हम ये भी समझते हैं कि उस समय अवधि में समाज कैसा था, समाज का स्वरूप किस तरह से था, समाज के अंदर क्या क्या चीजें परिवर्तित हो रहा था। इन सब चीजों को भी हम समझते हैं। यानी कि जो राजनीतिक इतिहास है, इतिहास का जो राजनीतिक पहलू है उसको तो हम समझते ही हैं, साथ में जो इतिहास का सामाजिक पहलू है, आर्थिक पहलू है, इन सब चीजों को हम समझते हैं। जो सांस्कृतिक पहलू है, इन चीजों को भी समझते हैं। तो आज के इस वीडियो में गुप्त शासन के समय जो अलग अलग चीजें हुई, चाहे वो समाज में हुआ, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर के हुआ या साहित्य एवं संस्कृति को लेकर के हुआ, इन सब चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम हेडिंग डालते हैं। गुप्त साम्राज्य के दौरान जो चीजें हुई उनमें से एक था गुप्त साम्राज्य का प्रशासन। गुप्त प्रशासन यानी कि गुप्त साम्राज्य के दौरान उनका प्रशासन किस तरह से था, किस तरह से शासन किया करता था। देखिए, अगर हम प्राचीन इतिहास को समझते हैं तो प्राचीन इतिहास में एक बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण हुआ, मौर्य का, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होकर के अशोक, उनके बाद के कई शासक आए और उन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। और चंद्रगुप्त मौर्य चूंकि मौर्य वंश के संस्थापक भी रहे और मौर्य वंश में कई शासक आए, पर मौर्य के बाद जिस वंश ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण किया वो कहीं न कहीं गुप्त वंश था। तो गुप्त वंश के प्रशासनिक नीति किस तरह से था, किस तरह से प्रशासन चलाते थे गुप्त शासक, इन चीजों को आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो गुप्त प्रशासन में एक खास चीज देखने को मिलता है, इन्होंने राजा का दैवीय अधिकार को स्वीकार किया। राजा का दैवीय अधिकार को इन्होंने स्वीकार किया। ये राजा का दैवीय अधिकार का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि राजा जो होता है, जो शासक होते हैं, जो किंग होते हैं, वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। नहीं, ईश्वर ने क्या किया है, भगवान ने किसी एक व्यक्ति को
लोगों पर शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधित्व के रूप में चुना है। इस तरह के विश्वास, इस तरह के मान्यताएं इस समय में बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ और राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मान करके लोगों पे शासन करना शुरू किया। यानी कि सबसे ऊपर कौन थे? ईश्वर थे। और ईश्वर के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन आते थे? राजा। और राजा के नीचे में कौन था? जनता। यानी कि राजा जो भी निर्णय लेंगे जनता को उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। अगर जनता राजा के बातों का उल्लंघन करते हैं, राजा के कानूनों को नहीं मानते हैं, तो वो कहीं न कहीं ईश्वर के बातों को अवहेलना कर रहे हैं, ईश्वर के बातों का उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि जो धार्मिक चीजें हैं, जो धर्म है, वो काफी मजबूत हो रहा था तो ये चीज आसान हो गया था अब शासकों के लिए कि कहीं न कहीं वो अपने साम्राज्य में सुचारू तरीके से प्रशासन चलाने के लिए धर्म का सहारा ले। और इन्हीं धर्म का सहारा लेना शुरू किया गुप्त शासकों ने और खुद को ईश्वर का प्रतिनिधित्व बता करके शासन करना शुरू किया। इसके बाद एक खास बात हमें गुप्त प्रशासन में और देखने को मिलता है, वो क्या है कि वो है कि केंद्रीयकृत सत्ता का अभाव। केंद्रीयकृत सत्ता का अभाव। सत्ता का अभाव। केंद्रीयकृत सत्ता का मतलब क्या हो गया कि अगर हम मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था को समझें तो मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था में हमें देखने को मिलता था जो प्रशासन चलाया जाता था वो सीधे तौर पर केंद्र से चलाया जाता था। हालांकि सुविधा के लिए उन्होंने अपने प्रांतों को या जनपदों को कई हिस्से में बांट करके रखा था, पर राजा के पास बहुत ज्यादा शक्ति होता था, सेंटर के पास बहुत ज्यादा शक्ति होता था। लेकिन जो गुप्ता के समय में हम देखते हैं कि केंद्रीयकृत सत्ता का हमें अभाव देखने को मिलता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि राजा के पास किसी तरह का शक्ति ही नहीं था। राजा के पास अभी भी प्रशासनिक शक्ति था, न्यायिक शक्ति था, और जो कार्यपालिका की शक्ति जिसको हमें कह सकते हैं या सैनिक शक्ति जिसको कह सकते हैं, वो सारी शक्ति राजा के पास अभी भी था। पर अब ये शक्ति पर राजा का कंट्रोल उतना ज्यादा नहीं था जितना कि हमें मौर्य के समय में देखने को मिलता है। तो जो गुप्त प्रशासन है, गुप्त प्रशासन की जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी वो विशेषता ये था कि यहाँ पे हमें केंद्रीयकृत सत्ता का अभाव देखने को मिलता है। तो ये दो ऐसे महत्वपूर्ण चीज हैं जो कहीं न कहीं हमें गुप्त प्रशासन में देखने को मिलता है। आइए अब एक और अलग पहलू को हम समझते हैं, वो है अर्थव्यवस्था। देखिए, कोई भी साम्राज्य हो, उस साम्राज्य का जो निर्माण होता है वो होता है उसके अर्थव्यवस्था पर। नहीं, जितना मजबूत किसी साम्राज्य की इकोनॉमी होगा उतना ही महत्वपूर्ण क्या होगा? इंपायर होगा। नहीं, अगर एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होती है, अर्थव्यवस्था की जरूरत पड़ती है। और इतिहास में देखा गया है कि जैसे जैसे किसी राजा के, किसी राज्य के अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि होता है, वैसे वैसे उस राजा का जो राज्य क्षेत्र है उसमें सुधार होते जाता है, उसमें वृद्धि होते जाता है। तो अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। नहीं, इकोनॉमी को मदर कहा जाता है किसी एम्पायर के। नहीं, कोई भी साम्राज्य है, किसी भी साम्राज्य का तरक्की, उत्थान तब होता है जब उस साम्राज्य के अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा विकास होता है। तो गुप्त के समय उनके अर्थव्यवस्था किस तरह से था, किस तरह से उनके अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, इन चीजों को अब हम समझते हैं।
तो एक चीज ध्यान में रखिए कि गुप्त के समय भी जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उनका मुख्य आधार था कृषि, एग्रीकल्चर। इस समय भी अर्थव्यवस्था का जो बेस था, आधार था, वो कृषि ही था। और चूंकि भारत उपजाऊ भूमि का देश रहा है, कई सारी नदियां निकल करके आती है हिमालय से, जो साल के लगभग सभी महीने में प्रवाहित होती रहती है, जिससे देश के अलग अलग हिस्से को सिंचाई की सुविधा मिलता है। और इन नदियों के द्वारा लाए गए नए मिट्टी से मैदान का निर्माण होता है, और वो मैदान बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। तो गुप्त के समय भी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, इनका बेस था कृषि, एग्रीकल्चर। पर इस समय इन्होंने क्या किया कि टैक्स रेट की बात करें, अगर हम कृषि के कर की बात करें, कृषि कर की बात करें, एग्रीकल्चर टैक्स की बात करें, तो उपज का 1/4 से 1/6 तक, 1/6 हिस्सा तक, 1/6 हिस्सा तक हमें देखने को मिलता है। किसमें? उपज का 1/4 से 1/6 हिस्सा तक एग्रीकल्चर का राजा को देना पड़ता था टैक्स के रूप में, जब जो किसान थे या जो भूमि पर कृषि करते थे, उन लोगों का। इसके साथ साथ हमें जो अर्थव्यवस्था में हमें उद्योग एवं व्यापार का भी प्रमाण मिलता है। उद्योग एवं व्यापार में इस समय बहुत सारे उद्योग का भी स्थापना हो गया था। अब उद्योग में आधुनिक उद्योग तो था नहीं, तो उस समय की जो उद्योग था, चाहे वो कपड़ा बनाने के लिए हो, या फिर आभूषण बनाने का काम हो, या जो लकड़ी है, लकड़ी से बहुत सारे सामान बनाए जाते थे, इन सब चीजों को बना करके बाहर के देशों में बेचा जाता था, और व्यापार भी शुरू हो चुका था इस समय पर। इसके साथ साथ एक चीज याद रखिए कि इस समय की प्रमुख बंदरगाह इस समय का प्रमुख बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। इस समय का प्रमुख बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। और प्रमुख व्यापारिक नगर, अगर हम प्रमुख व्यापारिक नगर की बात करें, तो प्रमुख व्यापारिक नगर था उज्जैन। देखिए, व्यापारिक नगर या व्यापार की संभावना उस जगह पे बहुत ज्यादा होता था जो जगह पर्यटन के लिए फेमस था, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि वहां लोग पर्यटन के लिए या फिर धार्मिक स्थल के रूप में जो शहर, जो जगह महत्वपूर्ण होता था, वहीं पर वो शहर क्या होता था, व्यापारिक नगर के रूप में विकसित होता था। उनमें से जो उज्जैन शहर है, उज्जैन शहर बाद के वर्षों में व्यापारिक नगर के रूप में फेमस हुआ। अब देखिए, जो अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस समय 2 मुद्रा चला था। एक तो सोने का सिक्का, सोने के सिक्का को कहा जाता था दिनार, नहीं, स्वर्ण सिक्का, स्वर्ण सिक्का को कहा गया दिनार। और एक सिक्का चांदी का चलाया गया था, चांदी के सिक्के को कहा गया रुपयक। चांदी के सिक्का को कहा गया रुपयक। तो जो स्वर्ण सिक्का चलाया जाता था, वो स्वर्ण सिक्का क्या था, दिनार था, उसको दिनार नाम दिया गया है, नहीं। और आज के समय में भी जो कुवैत का मुद्रा है, कुवैत का मुद्रा को दिनार कहा जाता है, और कुवैत का जो मुद्रा है वो दुनिया के सबसे महंगे करेंसी के रूप में जाना जाता है। ठीक उसी तरीके से जो गुप्ता पीरियड में, गुप्त काल में जो सोने के सिक्के थे, सोने के सिक्के को कहा जाता था दिनार, और जो चांदी के सिक्के थे उनको कहा जाता था रुपयक। तो ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बातें हो गई।
अब हम ये देखते हैं कि गुप्त काल में सामाजिक व्यवस्था किस तरह से था, समाज किस तरह से था। सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था, अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें गुप्त के समय में, तो एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो देखने को मिला था वो ये कि जो वर्ण व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था का स्वरूप बदल करके अब हो गया था जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था भारतीय हिंदू समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता था। इसमें समाज के जितने लोग थे उनको काम के आधार पर, उनके कर्म के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया था। और ये वर्ण कौन कौन थे? तो ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण थे, ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा से जुड़े हुए काम करते थे, वेदों को पढ़ने के काम करते थे या धार्मिक अनुष्ठानों को संपादित करते थे, पूजा पद्धति से जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों को कहा जाता था ब्राह्मण। और जो लोग राज्य को संभालते थे, शासन करते थे, राज्य के लिए सेवा देते थे, ऐसे लोगों को कहा जाता था राजपूत या क्षत्रिय नहीं। और ऐसे लोग जो व्यापार से जुड़े हुए थे, जो बिजनेस करते थे, इन लोगों को कहा जाता था वैश्य। और सामाजिक का वे लोग जो सामाजिक सेवा में जुड़े हुए थे, जैसे कि ग्वाला हो गया, किसान हो गया, इन सबको कहा जाता था शूद्र। पर सबसे बड़ी विशेषता ये था कि इसका आधार जो था, इसका आधार था कर्म इसका आधार था। कर्म इसके आधार होने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई व्यक्ति शूद्र हैं, यानी कि वो पशुपालन करते हैं, पर आगे चल करके उन्होंने क्या किया कि राजनीतिक जो चीजें हैं उनमें हिस्सा लिया और राजा बन गया, तो वो व्यक्ति अब शूद्र नहीं हो करके अब वो क्या कहलाने लगेंगे? क्षत्रिय कहलाए जाने लगेंगे। क्योंकि जो सामाजिक विभाजन है, इसका आधार व्यक्ति का जाति नहीं है, व्यक्ति का जन्म नहीं है, बल्कि व्यक्ति का कर्म है। और अगर कोई किसी व्यक्ति का जन्म, किसी बच्चे का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, पर आगे चल करके वो बच्चा क्या करता है कि व्यापार करना शुरू कर देता है, तो वो बच्चा अब इस कैटेगरी में नहीं रह करके वो वैश्य की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी विशेषता थी। अब देखिए, ये इतना ज्यादा महत्व इनको क्यों दिया जाता है, अगर आप समझें तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को उनका पहचान उनके योग्यता के आधार पर हो रहा है। कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर किसी एक व्यवस्था में बंधने के बजाय व्यक्ति के पास काम करने की स्वतंत्रता है। वो चाहे तो किसी एक वर्ण में, किसी एक परिवार में जन्म ले और उस परिवार के काम को छोड़ करके अगर वो दूसरे तरह के काम करना शुरू कर दे तो उनके काम को स्वीकार किया जाता था, उसमें किसी तरह की समस्या नहीं थी। पर बाद के वर्षों में ये देखा गया कि ये जो वर्ण व्यवस्था का आधार है, ये वर्ण व्यवस्था का आधार बदल करके क्या हो गया? जाति व्यवस्था हो गया। और जाति व्यवस्था बन जाने का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी एक विशेष जाति में हुआ है तो उसको उम्र भर उसी जाति में रहना है। उसको अब उस जाति को छोड़ करके या उस जाति में जो कार्य काम है, जो सेवा है, उनको छोड़ करके किसी और तरह के काम को चुनने की स्वतंत्रता
समाप्त हो गया और ये कहीं न कहीं भारतीय समाज के पतन का कारण बना। इसका परिणाम ये हुआ कि जो योग्य व्यक्ति थे, वो योग्य व्यक्ति चाह करके भी अपने जाति व्यवस्था से बाहर निकल करके ऐसे काम को नहीं चुन सकते थे जो काम वो करने के लिए बहुत ज़्यादा योग्य थे। इसकी वजह से न तो अच्छे शासक मिल पाए, न तो अच्छे गुरु मिल पाए, न तो अच्छे सैनिक मिल पाए, और भारतीय समाज का धीरे धीरे जो पतन, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पतन का जो कारण बना, वो कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था का जाति व्यवस्था में परिवर्तन होना भी एक बहुत बड़ा कारण बना। इसके साथ साथ अगर हम सामाजिक व्यवस्था के दूसरे पहलू की बात करें तो यहाँ जाति व्यवस्था तो शुरू हुआ ही, साथ में जाति के नाम पर जो ऊंच नीच या छुआछूत की विचारें हैं, छुआछूत की प्रथा का शुरुआत हो गया। छुआछूत छूत की प्रथा का शुरुआत छुआछूत की प्रथा का क्या मतलब हुआ कि समाज में वो लोग जो जाति व्यवस्था में दूसरे जाति के तुलना में निम्न स्थिति पे आता था, उनको समाज के जो उच्च वर्ण के लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, उनको अछूत समझते थे और वो व्यक्ति समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके साथ मिल करके बैठ नहीं सकते थे, उनके साथ रह नहीं सकते थे। और ये चीज देखने को मिलता है कि जो लोग अछूत होते थे वो सामान्य तौर पर दूसरे जो उच्च जाति के लोग हैं उससे अलग थलग रह करके अपना घर बना करके रहते थे। इसके साथ साथ जो सामाजिक व्यवस्था में बात करें तो हमें यहाँ पे जो दास प्रथा है, स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा का भी प्रमाण मिलता है कि इस समय दास प्रथा का भी प्रमाण मिला नहीं। और चूंकि सामाजिक व्यवस्था को पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि गुप्त के समय स्त्रियों की क्या स्थिति थी। तो स्त्रियों की स्थिति शुरू में बहुत बेहतर था। जब हम वैदिक इतिहास को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वहां हम समझते हैं कि स्त्रियों का जो अधिकार था या स्त्रियों के पास जो समानता की बात करते हैं वो पुरुषों के बराबर हुआ करता था। पर जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता गया, स्त्रियों के अधिकारों को कम किया गया, उनको दबाया गया, और हमें गुप्त शासन में जो सबसे क्रूर चीजें देखने को मिलती है वो है सती प्रथा। सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, सती प्रथा का प्रमाण। और सती प्रथा का प्रमाण मिलता है कहां से? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख जो कि 510 ईस्वी में लिखा गया था, वहां से हमें सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। और ये एरन अभिलेख लिखा गया था किसके द्वारा? भानुगुप्त के द्वारा। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा का प्रमाण मिलता है कि किस तरह से अब गुप्त समाज में सती प्रथा का शुरुआत हो चुका था। सती प्रथा का मतलब कि जब किसी स्त्री की पति मर जाते थे और स्त्री विधवा हो जाती थी तो उस स्त्री को अपने पति के चिता के साथ जलना पड़ता था, या समाज जबरदस्ती बलपूर्वक उनको पति की चिता के साथ जला देता था। इसके पीछे कई सारे तर्क दिए जाते थे। जब हम सती प्रथा को कभी समझेंगे तो इन सब चीजों को समझेंगे, लेकिन आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति जो गुप्त समय है, गुप्त समय के दौरान बहुत ज्यादा निम्न होता चला गया। अब एक चीज और हमें समझना पड़ेगा कि इस समय कला या संस्कृति या साहित्य का किस तरह से विकास हुआ। कला का विकास। गुप्त कला, देखिए जो गुप्त कला है, गुप्त शासन के दौरान हमें कला के बहुत सारे रूपों में परिवर्तन देने को मिलता है, चाहे वो साहित्य हो
या फिर स्थापत्य कला हो, स्थापत्य कला हो या मूर्ति कला हो, मूर्ति कला हो, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा तरक्की हमें देखने को मिलता है। या फिर चित्रकला हो, चित्रकला हो, इन सब चीजों में हमें बहुत ज्यादा उन्नति देखने को मिलता है गुप्त शासन के दौरान। पर इनमें से एक चीज जिसको कि हमेशा इतिहास में देखा जाता है, समझा जाता है, जो बहुत ज्यादा अपने विकसित स्वरूप में देखने को मिलता है, वो है साहित्य। यहाँ तक कि गुप्त काल में साहित्य का इतना ज्यादा प्रगति हुआ, इतना ज्यादा विकास हुआ कि गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को कहा जाता है साहित्य का स्वर्ण युग, स्वर्ण युग, गोल्डन एज। लिटरेचर का गोल्डन एज कहा जाता है किसको? गुप्त काल को। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, जिनमें कि आप कालिदास की बात कर सकते हैं। कालिदास, और कालिदास ने अपनी कई सारी रचनाएं लिखी, जिनमें कि अभिज्ञान अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, मेघदूतम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, उसके बाद मालविका अग्निमित्रम, फिर उसके बाद ऋतु संहारम। कई सारी रचनाएं कालिदास के द्वारा लिखा गया, कई नाटक लिखे गए, जो साहित्य के खजाने में आज भी एक अनमोल धरोहर के रूप में, अनमोल स्रोत के रूप में माना जाता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसी समय में एक लेखक हुए विष्णु शर्मा, और विष्णु शर्मा ने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किया, जिसको कहते हैं क्या? जिसको कहते हैं हितोपदेश, सॉरी पंचतंत्र, जिसको कहते हैं पंचतंत्र। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र का रचना किया। फिर जो वात्सायन है, वात्सायन के द्वारा कामसूत्र का रचना किया गया। इसके बाद और अगर हम देखें तो आर्यभट्ट भी गुप्त समय में हुए, उन्होंने आर्यभट्टियम लिखा। तो बहुत सारे लेखक देखने को मिलता है गुप्त समय में, और गुप्त समय में जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, उनकी तरक्की अपने उच्चतम शिखर पे था, अपने पीक पर था। अब देखिए, जो गुप्त के समय में उसका समाज कैसा था, उसका अर्थव्यवस्था कैसा था, उसके साहित्य कैसे थे, इन सब चीजों को हमने समझा। तो कुल मिलाकर के गुप्त काल में इतना चीजें हमें जानना था। अब देखिए, जो गुप्त के बाद प्राचीन काल में जो एक राजवंश का योगदान बहुत ज्यादा होता है बिहार के संदर्भ में खास करके, वो है पाल वंश। तो आइए अब हम पाल वंश के विषय में समझ लेते हैं। इस समय जो एक राजवंश बहुत महत्वपूर्ण हुआ, वो कौन था? वो था पाल वंश। पाल वंश, सबसे पहले पाल वंश के अगर हम संस्थापक की बात करें तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। और गोपाल के द्वारा पाल वंश का स्थापना किया गया। कब? 750 ईस्वी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना किया। और इसके द्वारा एक बहुत बड़ा काम किया गया, वो ये था कि इन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया इन्होंने।
हालांकि उदंतपुरी बौद्ध विहार था, बौद्ध धर्मों की शिक्षाओं का केंद्र था, पर इसकी स्थापना किया गया किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा। और ये जो विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय आज कहाँ पे है? तो आज ये बिहार शरीफ में है। बिहार शरीफ, बिहार शरीफ कहाँ पड़ता है? नालंदा जिला में, नालंदा जिला में। तो जो पाल वंश है, पाल वंश के संस्थापक गोपाल हुए और गोपाल ने औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया, जो बौद्ध शिक्षाओं का प्रमुख केंद्र रहा। इस वंश के जो सबसे प्रतापी शासक हुए वो हुए धर्मपाल। नहीं, इस वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए धर्मपाल, और इनके द्वारा किया गया किसकी स्थापना? धर्मपाल ने किया विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था वो किसके द्वारा? तो गोपाल के द्वारा किया गया, सॉरी, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। एक चीज और ध्यान में रखिए कि इसी वंश के एक शासक बाद में हुए जिसका नाम था देवपाल। देवपाल, और ये देवपाल ने क्या किया कि राजधानी परिवर्तन किया। इन्होंने क्या किया कि राजधानी परिवर्तन किया, और जो अपने साम्राज्य है, अपने साम्राज्य की राजधानी मुंगेर में बनाया। नहीं, पहले पाटलिपुत्र होता था, अब इन्होंने अपना साम्राज्य की राजधानी परिवर्तित करके मुंगेर कर लिया। पाल वंश के समय एक चीज बहुत ज्यादा फेमस हुआ, वो है कांसा का मूर्ति। इस समय जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो था कांसा का मूर्ति। मूर्ति बहुत ज्यादा फेमस हुआ। तो पाल वंश के समय में हमें बहुत कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इनमें से सबसे ज्यादा चीज ये पूछा जा सकता है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसके सिर्फ संस्थापक हुए इस वंश के गोपाल, उसके द्वारा। और इस वंश के एक और सबसे प्रसिद्ध शासक हुए वो थे धर्मपाल। धर्मपाल ने क्या किया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज कहाँ पे है? ये भागलपुर में है, वर्तमान में भागलपुर में है। और इस वंश के एक शासक हुए देवपाल, जिन्होंने अपने राजधानी को पाटलिपुत्रा से लेकर के मुंगेर में स्थानांतरित किया। अब देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि जो गोपाल के द्वारा जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया धर्मपाल के द्वारा, इन दोनों विश्वविद्यालय को नष्ट करने का काम किसने किया? तो बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना कर दिया। बिहार में एक और फेमस विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा। उस विश्वविद्यालय को भी जला दिया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो ये कहानी था प्राचीन बिहार के इतिहास का। अब हम आगे किस तरह से जब बख्तियार खिलजी का बिहार पे आक्रमण होता है उसके बाद किस तरह की घटनाक्रम होती है, इन सब चीजों को हम समझेंगे मेडिवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन बिहार के इतिहास में। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।